हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्लोरिया की यादों में वो कभी जानवर नहीं रहा था। उसकी पहली याद अपने पैरों पर खड़े होने और पेट भरने की जरूरत महसूस करने की थी। जिंदा खाए जाने के एहसास ने फ्लोरिया को आतंक, टेरर की भावना से परिचित कराया। मिट्टी की परतें जमीन से निकली और खुद को ट्रोल के कई मुंहों में घुसा दिया। कीचड़ और चट्टानें स्वाद में भयानक थी। फॉलन के चेहरे पर घृणा का भाव आया। रीपर ने उस मौके का फायदा उठाया जब वे दोनों अलग हुए और ट्रोल पर अपनी सबसे शक्तिशाली बिजली गिराई। हैमर फॉल एक टियर 4 एयर स्पेल के बराबर था। ट्रोल ने बिजली रुकते ही ठीक होना शुरू कर दिया। उसके हाथ लाइट मैजिक से चमक रहे थे। गार्डियन ने उस पर कई फायर बोल्ट्स मारे, लेकिन अपने मानवीय रूप में ट्रोल अब आग के प्रति संवेदनशील नहीं था। मैं यहां बेकार हूं, उसने कहा। मैं वापस जाकर दूसरों की मदद करूंगी। जब तक हम बाकी 3 ट्रोल्स को खत्म नहीं कर देते, तब तक रुकने की कोशिश करो। पालोरिया अपने घावों और बहते खून के बावजूद अपनी पूंछ के बल खड़ा हो गया। ट्रोल ने फिर से हमला किया। इस बार फ्लोरिया तैयार था। उसने पत्थर की दीवार खड़ी की जिसने लाइट स्पेल को रोक दिया। ट्रोल दीवार तोड़कर बाहर निकला और पालोरिया के जाल में फंस गया। दीवार के ठीक पीछे उसने मिट्टी की एक मोटी परत तैयार की थी जिसने ट्रोल को पूरी तरह से ढक दिया। अचानक वो जीव बहरा, अंधा और धीमा हो गया। लिंडवर्म ने पत्थर का एक विशाल हथौड़ा, हैमर, बनाया और उसका उपयोग करके ट्रोल को आकाश में उड़ा दिया। बिना स्पेल्स और गतिशीलता के ट्रोल जल्दी अपने पुराने घृणित रूप में वापस आ गया और मर गया। फ्लोरिया थक चुका था। जब उसने देखा कि अन्य 3 ट्रोल्स अभी भी जीवित हैं, तो क्रोध ने उसे अंधा कर दिया। तुम मर क्यों नहीं जाते? वह दहाड़ा। उसके फेफड़ों की हवा उसके शरीर के अनोखे माना के साथ मिल गई। उसकी जीवन शक्ति की एक चिंगारी ने माना को प्रज्वलित कर दिया, जिससे दहाड़ एक हरे बादल में बदल गई जिसने ट्रोल्स को घेर लिया। चट्टानें पिघल गईं और सब कुछ गलने लगा। उस जहरीली सांस की चपेट में आने वाली हर चीज मर गई और ट्रोल्स भी इसका अपवाद नहीं थे। उनके शरीर सड़े हुए मलबे में बदल गए। मेरी किस्मत ही खराब है, पालोरिया ने कोसा। क्या मैं ये 5 मिनट पहले नहीं सीख सकता था? 21 जादुई जीवों में से केवल 14 बचे थे और कई अन्य अपने घावों से नहीं बच पाएंगे। फ्लोरिया का बूट कैंप एक बुरा सपना था। वो जानती थी कि क्या उम्मीद करनी है। ओरियन ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था। फिर भी पिछले 6 महीनों में उसने जिस कठोर वास्तविकता का सामना किया था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले उसके लंबे बाल काट दिए गए और फिर उसकी सभी जादुई वस्तुएं, मैजिकल आइटम्स जब्त कर ली गईं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान चो मैजिक के अलावा मैजिक के उपयोग की सख्त मनाही थी। कैडेट केवल अपने पहले नाम और उन्हें दिए गए सर्विस नंबर का उपयोग कर सकते थे। ये फौज एकेडमी के बिल्कुल विपरीत थी। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7 और 3 का था और पकड़े जाने पर रईसों, नोबल्स को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। लत के साथ इतना समय बिताने के कारण फ्लोरिया उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती थी। इसने उसे अपनी पहचान गुप्त रखने में मदद की। पहले महीने बहुत क्रूर थे। प्रशिक्षक केवल ताकत, सहनशक्ति, स्टैमिना और गति की परवाह करते थे। पालोरिया ने अपने प्लाटून के हर दूसरे कैडेट से बेहतर प्रदर्शन किया। इसने उसे साथियों से प्रशंसा और दूसरों से शत्रुता दिलाई। जब उसकी पहचान इत्तेफाक से उजागर हुई, तो पालोरिया की सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके बैरक के साथियों ने भी उसे छोड़ दिया। एक कड़ी मेहनत करने वाले आम आदमी से पीछे रहना वे बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन एक रईस की सफलता उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। जल्द ही पालोरिया बाकी कैडेटों से कट गई। चीजें तब और बिगड़ गईं जब उसका प्लाटून अपने सार्जेंट इंस्ट्रक्टर से मिला, ट्रायन प्राउडस्टा। यह आर्चड्यूक टेबन का आखिरी तोहफा था। वो जानता था कि ट्रायन अपने भाई लथ से इतनी नफरत करता था कि उसने लथ के परिवार का नाम लेने से भी इनकार कर दिया था। ट्रायन ने कैडेटों के सामने चलते हुए अपनी ठंडी निगाहें उन पर डाली। जब उसकी नजर पालोरिया पर पड़ी, तो उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। वो जानता था कि यह वही लड़की है जिसके कारण उसका छोटा भाई लथ उसके परिवार में इतना महत्वपूर्ण बन गया था और जिसकी वजह से उसके माता पिता हमेशा उसे, ट्रायन को, नीचा दिखाते थे। तो हमारे बीच एक जादुई प्रतिभा, प्रोडिजी, छिपी है, ट्रायन की आवाज में कड़वाहट थी। मैंने सुना है कि अर्नस परिवार की बेटियां बहुत नाजुक होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम यहां गंदगी और पसीने के बीच क्या कर रही हो। फ्लोरिया चुप रही। उसकी नजरें सीधे सामने की ओर जमी थी। उसे सिखाया गया था कि ऐसे समय में जवाब देना केवल आग में घी डालने जैसा होगा। जवाब दो, कैडेट 3941। ट्रायन चिल्लाया। सर, मैं यहां सेवा करने और सीखने के लिए हूं, सर। पालोरिया ने पूरी ताकत से जवाब दिया। ट्रायन उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा फ्लोरिया के चेहरे से मात्र कुछ इंच की दूरी पर था।
सीखने के लिए? तुम जैसे लोग केवल दूसरों का स्थान घेरना जानते हैं। तुम यहाँ अपनी विरासत के दम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से टिकी रहोगी, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मेहनत दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कठिन हो। उस दिन के बाद से पहलोरिया का जीवन और भी नर्क बन गया। ट्रायन उसे जानबूझकर ऐसे काम देता जो शारीरिक रूप से लगभग असंभव थे। जब दूसरे कैडेट आराम कर रहे होते, फ्लोरिया को भारी सामान के साथ अतिरिक्त मील तक दौड़ने या कीचड़ में घंटों तक कसरत करने के लिए मजबूर किया जाता था। अकेलापन, आइसोलेशन उसे अंदर से खा रहा था। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, और जो दोस्त उसने बनाए थे वे अब उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसे लत की याद आई कि कैसे उसने अकेले ही अपने जीवन के संघर्ष का सामना किया था। इसी विचार ने उसे टूटने से बचाए रखा। रात के अंधेरे में अपनी बैरक में लेटे हुए पहलोरिया ने अपनी कॉलस, कठोर हथेलियों को देखा। वो हार नहीं मानने वाली थी। चाहे ट्रायन हो या कोई और, वो साबित कर देगी कि वो सिर्फ एक अर्नस नहीं बल्कि एक योद्धा है। ट्रायन लत का कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ था। अपने होशोहवास में कोई भी कमांडिंग ऑफिसर दो भाइयों को एक ही प्लाटून में नहीं रखेगा। हालांकि पहलोरिया की बात बिल्कुल अलग थी। ट्रायन ने उसकी मिलिट्री फाइल खराब करने की पूरी कोशिश की। जब भी उसने उसके द्वारा दिए गए असंभव कार्य पर आपत्ति जताई तो उसने उस पर अनुशासनहीनता, इनसबऑर्डिनेशन का आरोप लगाया, और जब वह अनिवार्य रूप से उन्हें पूरा करने में विफल रही तो उसने उसे डीमेरिट्स दिए। पहलोरिया कोई बहुत सुंदर स्त्री नहीं थी, लेकिन उसके बारे में सब कुछ ट्रायन को ईर्ष्या से पागल कर देता था। वह अब 1.78 मीटर 5 फीट 10 इंचेस लंबी थी, जबकि वह मुश्किल से 1.65 मीटर 5 फीट 5 इंचेस की औसत ऊंचाई तक पहुंच पाता था। यह विचार की किंगडम के सबसे महत्वपूर्ण घरानों में से एक की कुलीन महिला, जो एक बहुत शक्तिशाली जादूगर मेज भी थी, उसके भाई की प्रेमिका रह चुकी थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफवाहों के अनुसार यह वेश्या उसके साथ 1 साल से अधिक समय तक सोई थी। मैंने सुना है कि वे सगाई करने के बहुत करीब पहुंच गए थे। फिर भी जिन कुलीन औरतों से मैं मिला, उन्होंने मेरे मूल ऑरिजिन्स के कारण मेरी ओर देखा तक नहीं, ट्रायन ने सोचा। वो जानता था कि अर्नस परिवार के साथ पंगा लेना एक बुरा विचार था, फिर भी उसने ऐसा किया। ट्रायन जानता था कि अपने भाई से बदला लेने का यह उसका शायद इकलौता अवसर होगा, इसलिए वह इसे चूक नहीं सकता था। टेबन ट्रायन के द्वेष से अवगत था, यही कारण था कि उसने उसे इस काम के लिए चुना था। केवल एक मूर्ख ही मामूली कारण के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है, और ट्रायन बिल्कुल उसी तरह का आदमी था। फ्लोरिया ने निरंतर शौचालय की ड्यूटी, अपमान और उन सभी को दिए गए संरक्षण को सहन किया जिन्होंने उसे परेशान किया। उस स्थिति में एकमात्र अच्छी बात यह थी कि अर्नस नाम एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों था। इसने सभी को उससे नफरत करने का कारण दिया, लेकिन साथ ही इसने ऐसी सीमाएं भी निर्धारित की जिन्हें सबसे लापरवाह सैनिक ने भी पार करने की हिम्मत नहीं की। जिर्नी की प्रतिष्ठा अपनी बेटियों के किसी भी प्रकार के अपमान का बदला लेने के मामले में ओरियन के बाद दूसरे स्थान पर थी, चाहे वो वास्तविक हो या केवल ऐसा माना गया हो। टेबन के संरक्षण के बावजूद ट्रायन को अपराधी से पीड़ित बनने से बचने के लिए एक बहुत पतली रेखा पर चलना पड़ता था। महीने बीत गए। उस सुबह पहलोरिया को अपनी डाक कीचड़ में मिली, जैसा कि बारिश वाली रात के बाद हमेशा होता था। आमतौर पर इसकी सामग्री को बचाने के लिए उसे फर्स्ट मैजिक और काफी प्रयास की आवश्यकता होती, लेकिन इस बार पत्र विशेष स्याही से लिखा गया था जिसने इसे पढ़ना आसान बना दिया। वो मुस्कुराई और उसने अपने पीछे बैरक के दरवाजे को जोर से बंद करने का शिष्टाचार दिखाया और सबको जगा दिया। सुबह की खामोशी बहुत सारी गालियों से भर गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। एक बार के लिए वह इसकी हकदार थी। फ्लोरिया गुनगुनाते हुए अधिकारियों के क्वार्टर की ओर तेज कदमों से चल दी। तुम यहां क्या कर रही हो, प्राइवेट अर्नस? ट्रायन की आवाज तिरस्कार से भरी थी, जो उसके रैंक के सबसे निचले स्तर पर होने पर जोर दे रही थी। मैं अपना नया असाइनमेंट प्राप्त करने जा रही हूं, सार्जेंट प्राउडस्टा, सर। उसने उसे सलामी दी। उसकी आवाज असामान्य रूप से खुश थी। जब तक मैं न कहूं तुम्हारे पास कोई असाइनमेंट नहीं है, वो चिल्लाया। ट्रायन भले ही एक साधारण सार्जेंट इंस्ट्रक्टर था, लेकिन बूट कैंप के एक प्राइवेट के लिए वो एक राजा था। क्या तुमने नहीं सीखा कि मुझे ढिठाई, सैस से नफरत है? नीचे झुको और मुझे 20 पुशअप्स दो। मेरा मूड नहीं है, धन्यवाद। खुद करो, मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। ट्रायन आक्रोश में एकदम लाल हो गया। पहले कभी किसी ने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की थी। ये सेना है, तुम्हारा कीमती घर नहीं, नन्ही बच्ची। तुम्हारी अनुशासनहीनता तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। पहलोरिया का उत्तर केवल एक साधारण शब्द था, घुटने टेको। अचानक ट्रायन को अपने शरीर का वजन तब तक बढ़ता हुआ महसूस हुआ जब तक कि वह खड़ा रहने में सक्षम नहीं रहा। उसके हाथ धप से कीचड़ भरी जमीन पर गिरे और उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि उसका चेहरा सीधे मिट्टी में न मिल जाए। बस बहुत हुआ।
अपने कमांडिंग ऑफिसर पर मैजिक का उपयोग करने के कारण तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। इस बार तुम्हारा परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकता, उसने कराते हुए कहा जबकि उसका चेहरा जमीन के और करीब आता गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो बस एक मामूली साजन पर मैजिक का उपयोग कर रही हूं ताकि उसके बुरे व्यवहार को दंडित कर सकूं जो अनुशासनहीनता के करीब है। फ्लोरिया ने पत्र वहां रखा जहां वो इसकी सामग्री को पढ़ सके। उसे अभी अभी सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत प्रमोटेड किया गया था। पिछले 3 महीनों से फ्लोरिया द्वारा ट्रायन को सहने का एकमात्र कारण यह था कि वह जानती थी कि अगर वह उसके उकसावे में नहीं आती तो वो बहुत कम ही कुछ कर सकता था। जो परिणाम मायने रखते थे वे पूरे प्लाटून को दिए गए परिणाम थे। यदि ट्रायन उसे विफल करने के लिए उन्हें बहुत ऊंचा निर्धारित करता तो हर कोई विफल हो जाता। जब भी उसने उसके प्रदर्शनों को कम आंका, उसे बस दूसरे मूल्यांकन एवैल्यूएशन की मांग करनी होती थी। आपकी जानकारी के लिए सार्जेंट, ग्रेविटी मैजिक एक और चीज है जो मैंने आपके भाई से सीखी है। आपसे मिलने के बाद मुझे आश्चर्य नहीं है कि आपका परिवार आपको पूरी तरह से भूल गया है। उसकी आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। उसने अपने बूट से उसके सिर पर दबाव डाला जब तक कि ट्रायन की नाक कीचड़ में नहीं डूब गई। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। उसके शब्दों के पीछे के गुस्से के बावजूद उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। क्या आप जानते हैं कि आपका एक और छोटा भाई है? कि रीना की अब एक बेटी है? एलिना के अलावा किसी को परवाह नहीं है कि आप जीवित हैं या मर गए। दोनों बच्चों का नाम लत के नाम पर रखा गया है, आप जानते हैं। आपकी तरह भागने के बजाय उसने उनके जीवन को बेहतर बनाया। पहलोरिया ने अपने झूठ को छिपाने के लिए सच का इस्तेमाल किया, जिससे वे यथासंभव दर्दनाक बन गए। तुम अंदर और बाहर से एक छोटे आदमी के अलावा कुछ नहीं हो। मैं एक कॉल से तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकती हूं, लेकिन तुम मेरे समय के लायक नहीं हो। 2 साल और तुम अभी भी एक सार्जेंट हो? दयनीय। उसके शब्दों और उसके बूट ने उसके प्रतिरोध को कुचल दिया, जिससे ट्रायन सीधा कीचड़ में गिर गया। पहलोरिया ने उसे सिसकता हुआ छोड़ दिया। वो अपनी नई वर्दी पहनना चाहती थी और कैंप छोड़ने से पहले अपने सभी पुराने हिसाब चुकता करना चाहती थी। व्हाइट ग्रिफिन एकेडमी पाठों की समाप्ति के बाद लत को बस ये सुनिश्चित करना था कि मनोहर का उचित मनोरंजन हो। जब से माथ हेडमास्टर बना था, वो सन की जीनियस लापता होना बंद हो गया था। माथ ने सुनिश्चित किया कि उसे एक ही बार में सब कुछ देने के बजाय समय समय पर नए घटक, कंपोनेंट्स और सामग्रियां मिलती रहें। इस तरह मनोहर अगले प्रोजेक्ट पर जाने से पहले अपने शोध की प्रत्येक शाखा द्वारा दी जाने वाली संभावनाओं का पता लगाएगा। लत का कर्तव्य यह जांचना था कि क्या मनोहर के ऊब, बोर्डम का स्तर खतरे के क्षेत्र में पहुंच रहा है। ऐसे मामलों में लत को उसे नए खिलौने प्रदान करने की अनुमति थी जो उसे उसकी प्रयोगशाला, लैब में व्यस्त रखेंगे। मनोहर के दरवाजे पर लटके परेशान न करें के साइन और उसकी मेज पर उपेक्षित कागजी कार्रवाई की मात्रा को देखते हुए लित राहत की सांस ले सकता था। जब वो बिना मजबूर किए अपना काम करना शुरू कर देता है, तब मुझे चिंता करनी पड़ती है, लत ने खुद को याद दिलाया। फिर उसने अपनी अंगूठी का उपयोग करके 5वीं मंजिल पर क्वाया के दरवाजे के ठीक सामने वॉर्प स्टेप्स खोला। आने के लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें इतनी बार परेशान करती हूं। जैसे ही वह अंदर आया और दूसरों की नजरों से दूर हुआ, क्वाइला ने उसे गले लगा लिया। जब भी हम मिलते हैं ये कहना बंद करो, नन्ही बच्ची, लिटिल वन, उसने उसका सिर थपथपाते हुए उत्तर दिया। अकादमी में उसकी वापसी के बाद से लत ने उसके करीब रहने और क्वाया को नालिये के प्रभाव में रहते हुए यूरियल को मारने के अपराधबोध, गिल्ट की भावना से उबरने में मदद करने की पूरी कोशिश की थी। क्वाया को हर संभव सहयोग की आवश्यकता थी। लत समूह में अकेला था जिसकी दुर्घटना में कोई भूमिका नहीं थी। क्वाइला मुख्य अपराधी थी, लेकिन पहलोरिया वह थी जिसने पहले जिर्नी को बचाने का आदेश दिया था, जबकि फ्रिया ने बिना सोचे समझे पालन किया था। क्वाइया उसे एकमात्र ऐसा व्यक्ति मानती थी जो अपने स्वयं के अपराधबोध से प्रभावित हुए बिना घटनाओं का न्याय कर सकता था। मुझे नन्ही बच्ची कहना बंद करो। क्वाइया को उस नाम से नफरत थी, इससे वो एक बच्चे जैसा महसूस करती थी। हम एक ही उम्र के हैं और मैं अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबी भी हूं। अपनी 1.6 मीटर 5 फीट 3 इंचेस की ऊंचाई के साथ वह वास्तव में मोगर के मानकों के अनुसार लंबी थी। अपनी पतली कद काठी के कारण वह और भी लंबी लगती थी। तुम मेरी तुलना में छोटी हो, लत ने कंधे उचकाए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये हत्यारा गुमनाम, मर्डरर्स एनोनिमस बैठकें समूह के जीवित सदस्यों के लिए एक आदत बन जाएंगी। फिर भी ये देखने के बाद कि उसके साथ बात करने से फ्लोरिया को अपना बोझ कम करने में कितनी मदद मिली, लत तीनों लड़कियों के लिए तब तक प्रायोजक, स्पॉन्सर बन गया जब तक कि वे एक दूसरे के साथ अपने दुखों को साझा करने के लिए तैयार महसूस न करें। फ्रिया और पहलोरिया जल्दी ठीक हो गई थी। शायद इसलिए क्योंकि अकादमी ने उनके दिमाग को व्यस्त रखा, या शायद इसलिए क्योंकि इतने आंसुओं और शोक के बाद वे इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी कि जिर्नी और यूरियल दोनों को बचाना केवल एक कोरी कल्पना, पाइप ड्रीम थी।
नल के हमले की सालगिरह हाल ही में गुजरी थी, इसलिए लित को आश्चर्य नहीं हुआ जब क्वाइला ने उसे बुलाया और उसकी मदद मांगी। उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह फिर से खाना खाने लगी थी। उसके गाल गुलाबी थे और वह सही जगहों पर वजन भी बढ़ाने लगी थी। कालन के साथ कैसा चल रहा है? मुख्य मुद्दे पर आने से पहले लत क्वाइया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में छोटी मोटी बातें करके आराम महसूस कराना चाहता था। हमारा कल ब्रेकअप हो गया, उसने आंख भरते हुए उत्तर दिया। शानदार चाल, फ्रॉइड। लत ने मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोसा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें जानने का कोई तरीका नहीं था, सोलस ने उसे सांत्वना दी। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसने किसे छोड़ा, ये बताने के लिए कि वह एक कमीना DCK है। यह उसका नुकसान है। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि हमारे टूटने में उसकी गलती है? क्वाइया दबी हंसी। लत का बिना शर्त समर्थन उसके लिए बहुत मायने रखता था। ठीक है, तुमने 2 महीने से भी कम समय पहले डेटिंग शुरू की थी। इतने अचानक अंत के लिए मैं केवल यही कारण सोच सकता हूं कि या तो तुम्हें पता चला कि वह तुम्हें धोखा दे रहा था, या उसने 5वें साल के लिए जल्दबाजी की और उसने ना को जवाब के रूप में नहीं लिया। किसी भी तरह से वह एक कमीना है। 5वां साल, 5th ईयर, रिश्तों में आगे बढ़ने, होम रन के लिए मोगर का बोलचाल का शब्द था। क्वाइया का अपने पूर्व प्रेमी पर गुस्सा होने के बजाय शर्माना लत को समझा गया कि यह बाद वाला कारण ही था। तिस्टा कैसी है? क्वाइला ने विषय बदल दिया। कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में वो लत के साथ बात करना पसंद नहीं करती थी। अच्छी है। मॉक एग्जाम के बाद उसे अपना एक ग्रुप मिल गया, 2 लड़कियां और 2 लड़के, बिल्कुल हमारे जैसा। तिस्टा का फैसला अभी भी बाकी है कि वे ईमानदार हैं या नहीं। तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें लड़कों की चिंता नहीं है? क्वाइया को उम्मीद रही होगी कि लत ने बैकग्राउंड चेक किया होगा या कम से कम उन्हें डराया होगा। तिस्टा जानती है कि अगर उसे मेरी मदद की जरूरत है तो उसे बस मांगना है। लत ने कंधे उचकाए। उसे खुद की रक्षा करना और चरित्र का अच्छा पारखी जज बनना सीखना चाहिए। मेरी भूमिका उसे लड़खड़ाने और गिरने से रोकना नहीं है, बल्कि केवल वापस खड़े होने में उसकी मदद करना है। उन शब्दों ने क्वाइया को चौंका दिया। लत अपने सामान्य अति सुरक्षात्मक स्वभाव के बजाय इतना शांत और परिपक्व था। अगर कोई कुछ मजाक करने की कोशिश करता है या उसे चोट पहुंचाता है तो वे खुद को दुर्घटनाओं का शिकार पा सकते हैं। शायद हमेशा के लिए लापता भी हो जाएं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। उसने आंख मारी। लत का इरादा उसे अपने मजाक से हंसाने का था, फिर भी क्वाइया उदास हो गई। क्या तुम अभी भी यूरियल के बारे में सोचते हो? उसने जमीन की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, लगभग हर दिन, लत ने आंख भरी। मुझे अभी भी 4थे साल के अंत में तुम लोगों के साथ उस यात्रा पर न जाने का अफसोस है। मुझे एक बेहतर दोस्त न होने का भी अफसोस है। तुम लोगों से मिलने से पहले मैं बिल्कुल अकेला था। मुझे गलत मत समझना, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, लेकिन वे मैजिक के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी माँ अभी भी सोचती है कि एक किताब और थोड़े से प्रयास से सब कुछ संभव है। उन्हें नहीं पता कि हर एक स्पेल के पीछे कितना काम होता है। नहीं, उन्हें उन चीजों का एहसास है जो मुझे यहां तक पहुंचने और घर ले जाने वाले सारे पैसे कमाने के लिए करनी पड़ी। मैं जानता हूं कि उन्हें हमेशा अंधेरे में रखना मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैंने अकेलापन महसूस किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होता, सोलस। तुम मेरे साथ हुई अब तक की सबसे अच्छी चीज हो, उसने मन ही मन जोड़ा, जिससे सोलस अविश्वसनीय रूप से खुश हो गई। भले ही मुझे इसका एहसास पहले नहीं हुआ था, तुम लोग मेरा जादुई परिवार हो। दूसरे एग्जाम के बाद यूरियल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने एक अच्छा दोस्त बनने की पूरी कोशिश की। एक भाई। फिर भी मैं उसे नोटिस करने के लिए बहुत अहंकारी था। लत ने क्वाइया को यूरियल की नोटबुक में से एक थमा दी। यह एक पन्ने पर खुली थी जहां एक असंभव एरेज पर चर्चा करने के बाद यूरियल ने समूह और विशेष रूप से क्वाइया के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में अपने विचारों को बहने दिया था। उसने पहले उसे एक व्यक्ति के बजाय एक संपत्ति एसेट के रूप में मानने के लिए अपना खेद व्यक्त किया था, केवल ये सोचते हुए कि वह अपने ग्रेड सुधारने के लिए उसकी मदद का उपयोग कैसे कर सकता है। यूरियल ने यह भी लिखा था कि कैसे उसने गुप्त रूप से उसकी रक्षा की थी, उन लोगों से छुटकारा पाकर जो एक छिपे हुए एजेंडे के साथ उसके पास आए थे। मुझे लगता है कि क्वाइया अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु है, यूरियल ने लिखा था। उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन मेरा मानना है कि वह अब तक की सबसे चमकदार लड़की है जिससे मैं मिला हूं। क्वाइया के कठोर जीवन के बावजूद उसने अपने मधुर और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व को बनाए रखा। मेरी इच्छा है कि मैं उसके सामने हमेशा एक मूर्ख की तरह व्यवहार न करता। मुझे आशा है कि एक दिन मैं उस सारी दयालुता का बदला चुका पाऊंगा जो उसने मुझ पर बरसाई है, तब भी जब मैंने इसे पाने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे आशा है कि वह मुझे प्यार से याद करेगी जैसा कि मैं उसे याद करता हूं। क्वाइया सिसकने लगी। उसने नोटबुक गिरा दी, उन शब्दों को एक पल भी और पढ़ने में असमर्थ। उसने खुद को ऐसे स्नेह के अयोग्य महसूस किया। मैंने जो किया उसके लिए तुम मुझे कैसे माफ कर सकते हो?
उसने आंसुओं के बीच कहा, मुझे यकीन है कि यूरियल ने अपने जीवन के अंतिम क्षण मुझसे नफरत करते हुए बिताए होंगे। ये सोचते हुए कि मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, लत ने उसे गले लगा लिया। उसने उसके बालों और पीठ को सहलाया जबकि उसने अपना दर्द बाहर निकाला। तुम्हें माफ किए जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैंने तुम्हें वो नोटबुक तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए नहीं दिखाई थी, बल्कि केवल ये बताने के लिए दिखाई थी कि तुम्हारे प्रति उसकी भावनाएं क्या थी। यूरियल तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता था। वो हमसे बहुत प्यार करता था कि ऐसे विचार रखे। मुझे यकीन है कि वह अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में चिंतित था। लत कुछ पल के लिए रुका और फिर आगे बोला, क्वाया, तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हें उस घटना के लिए दोषी नहीं मानता। जीवन जीवित लोगों के लिए है, मृत लोगों के लिए नहीं। तुम नाले के पागलपन को अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दे सकती। उसे एक प्रतिशोधी भूत में न बदलें जो आपको परेशान करे। यही एकमात्र चीज है जिसके लिए यूरियल तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। लत जानता था कि वह एक पाखंडी बन रहा था, फिर भी उसे परवाह नहीं थी। काल की मृत्यु हमेशा उसके दिमाग के पीछे बनी रहती थी, जिससे उसके द्वारा लिए गए हर फैसले प्रभावित होते थे। किसी प्रियजन की अकाल मृत्यु से उबरना ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसे दूसरों को उपदेश देना चाहिए। मेरी मार डालने वालों की संख्या, बॉडी काउंट, पहले ही 3 अंकों तक पहुंच चुकी है, जबकि क्वाया के पास अभी भी सामान्य होने का मौका है। उसे किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद की जरूरत है, उसने सोचा। उस छोटे कमजोर शरीर को आंसुओं के माध्यम से कांपते हुए महसूस करते हुए लत को नाले को अत्यधिक पीड़ा से भरी मृत्यु के बजाय एक त्वरित मृत्यु देने पर गहरा पछतावा हुआ। महीने बीत गए और जल्द ही दूसरे त्रैमासिक ट्रिमेस्टर का अंत आ गया। लत के पढ़ाने के तरीकों ने मात को सिरदर्द दे दिया था, लेकिन यह एक अच्छे प्रकार का सिरदर्द था। अन्य प्रोफेसर्स के विपरीत लत सब कुछ स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी पर नहीं छोड़ता था और न ही केवल रहस्यमय सलाह देता था। लत हमेशा अपने द्वारा दिए गए अभ्यासों, एक्सरसाइजेज की पूरी व्याख्या और यहां तक कि एक छोटा ट्यूटोरियल भी देता था। समस्या यह थी कि उसका कोई भी पाठ सरल नहीं था। अभ्यासों के लिए हमेशा एडवांस मैजिक के सिद्धांतों की गहरी समझ और उन्हें व्यवहार में लाने की क्षमता की आवश्यकता होती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि आधी कक्षा ने अभ्यासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ACING, और बाकी आधी बुरी तरह विफल रही। अजीब बात यह थी कि परिणाम कच्चे टैलेंट के बजाय प्रत्येक छात्र के अभ्यास की मात्रा से अधिक प्रभावित लग रहे थे। माथ ने उसे अधिक ऑर्थोडॉक्स तरीकों का उपयोग करने का आदेश इसलिए नहीं दिया था क्योंकि लत के पाठों में बने रहने वाले छात्र अन्य अधिकांश विषयों में भी सुधार कर रहे थे। शायद इस तरह के अभ्यास किसी वैकल्पिक इलेक्टिव कक्षा या शायद किसी परीक्षा के लिए बेहतर अनुकूल हैं, माथ ने सोचा। मैं क्या करना है, ये तय करने से पहले उसे साल के अंत तक का समय दूंगा। फिलार्ड, जो कि एक लिंडवर्म है, और ट्रॉन वुड्स के मैजिकल बीस्ट्स, ट्रोल्स के साथ युद्ध में जीवित बच गए। लत अगले सप्ताहांत वापस आया और उन सभी को जो अभी भी जीवित थे, उनकी पीक कंडीशन में वापस ले आया। उसने फिलार्ड को कई हीलिंग स्पेल्स सिखाए ताकि उसकी अनुपस्थिति में भी कोई चोटों या बीमारियों का ध्यान रख सके। रीपर ने उसे 17 मैजिकल बीस्ट से मिलवाया, लेकिन लत ने उनमें से आधे को तुरंत खारिज कर दिया। केवल वही जिनके पास पहले से सायान कोर था, उसके प्रयोगों के लिए उपयुक्त थे। हरे कोर वाले BYK के अबोमिनेशन में बदलने की याद अभी भी उसके मन में ताजा थी। मौत के करीब के अनुभव के बाद फिलार्ड सीखने के लिए दृढ़ता से प्रेरित था। अथक अभ्यास के माध्यम से उसने एक्यूमुलेशन और इन्विगरेशन में महारत हासिल कर ली, जिससे वह मैजिकल बीस्ट को पढ़ाने में लत की सहायता करने में सक्षम हो गया। साल के अंत तक उसकी देखरेख में 9 मैजिकल बीस्ट्स में से केवल रीपर और लाइफ ब्रिंगर क्रमशः एक मैटिको और एक किरिन में विकसित इवॉल्व होने में सफल रहे। लाइफ ब्रिंगर का नया शरीर एक विशाल सफेद घोड़े जैसा दिखता था जो आंशिक रूप से तराजू स्केल्स से ढका हुआ था। उसके खुरों और सींगों एंटलर्स से पन्ने जैसी एमरल्ड लपटें निकल रही थी। थंडर और 2 अन्य जानवर इस प्रयास में मर गए, उनमें से कोई भी अबोमिनेशन के रूप में वापस नहीं आया। विफलताओं ने लत को बहुत सी चीजें सिखाई जो वह फिलार्ड की अवेकनिंग प्रक्रिया के दौरान चूक गया था, जबकि जीवित बचे सदस्यों ने धैर्य का महत्व सीखा। मैं प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सोलस के टावर फॉर्म का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके अस्तित्व को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं उनमें से किसी पर भी तब तक भरोसा नहीं करूंगा जब तक मैं यह नहीं देख लेता कि वे तब कैसा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे मेरी शक्ति के स्तर तक पहुंच गए हैं, उसने सोचा। सोलस की बदौलत लत अपनी शक्तियों के एक हिस्से को छिपाने में सक्षम था। वो मनुष्यों की तुलना में मैजिकल बीस्ट्स पर अधिक भरोसा करता था, लेकिन इसका मतलब बहुत अधिक नहीं था। लत ने किसी को भी मारने की तैयारी में कई सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स तैयार किए थे जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करे। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वे 2 साल लत के जीवन के सबसे सुखद समय में से एक थे। उसका भाई एरन और उसकी भतीजी लरिया अपने परिवार के प्यार की बदौलत स्वस्थ रूप से बड़े हुए। लत ने उन्हें अपना विशेष उपचार नहीं दिया।
एक अवेकन बच्चे का विचार कुछ ऐसा था जिससे उसे घबराहट होती थी। बुद्धि के बिना शक्ति आपदा के लिए एक आदर्श नुस्खा है, उसने सोचा। क्वायर के स्नातक ग्रेजुएट होने के बाद वो और फ्रिया एकेडमी छोड़कर चले गए, जिससे लत बहुत लंबे समय में पहली बार वास्तव में अकेला रह गया। टिस्टा अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थी। लत चाहता था कि वह उसकी उपस्थिति के साए में रहे बिना अपना जीवन जिए। उसने खुद को जादू अनुसंधान मैजिकल रिसर्च में डुबो दिया, विभिन्न मैजिकल स्पेशलाइजेशंस को समझने की कोशिश की जब वह अभी भी एकेडमी में था और आवश्यकता पड़ने पर अपने सहयोगियों की मदद मांग सकता था। व्हाइट ग्रिफिन में अपने पिछले साल के दौरान लत के कई संबंध फ्लिंग्स रहे। पहलोरिया के साथ ब्रेकअप के बाद उम्र में बड़ी महिलाओं को डेट करने से उसके लिए खेल में वापस आना आसान हो गया। एकमात्र वास्तविक चुनौती जो उसे मिली वो टिस्टा की स्वाभाविक नेचुरल अवेकनिंग प्रक्रिया पर नजर रखना था। वो कोई मैजिकल बीस्ट नहीं थी, इसलिए कम से कम वह आशा कर सकता था कि वह अपने शरीर से एक लाइट पिलर उत्सर्जित अमिट नहीं करेगी। एकेडमी में 1.5 साल के बाद उसके शरीर की अशुद्धियां इम्प्योरिटीज उसके ब्राइट ग्रीन माना कोर के खतरनाक रूप से करीब थी। जब भी वो फर्स्ट मैजिक का उपयोग करती, घटनाएं होने लगती थी। उसके TS0 स्पेल्स कभी कभी अनियंत्रित हो जाते थे, उसकी चीजों को नष्ट कर देते थे या उसके दोस्तों को चोट पहुंचाते थे। लत ने अपनी उंगलियां क्रॉस रखी, उम्मीद करते हुए कि बहुत देर होने से पहले सप्ताहांत आ जाए। वो किसी अच्छे कारण के बिना उसे एकेडमी से दूर नहीं ले जा सकता था और मनोहर के आसपास होने पर बीमारी का नाटक करने से उसका ध्यान आकर्षित होने का जोखिम था। जैसे ही टिस्टा ने अपने साप्ताहिक पाठ समाप्त किए, लित उसे लुटिया और ट्रॉन वुड्स में वापस ले आया। हम यहाँ क्यों हैं? टिस्टा भ्रमित थी। लत ने एकेडमी के भीतर रहते हुए उसे कोई भी स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कई वॉर्प स्टेप्स किए थे कि कोई भी उन पर ध्यान दिए बिना उनका पीछा न कर सके। उसने किसी भी प्रकार के ट्रैकिंग डिवाइसेस को जाम करने के लिए एकेडमी से संबंधित सभी एन्चांटेड आइटम्स को अपने पॉकेट डायमेंशन के अंदर रख दिया था। पहली बात, डरो मत। दूसरी बात, चिल्लाओ मत। मैं किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। लत उसे जंगल में उस माना गीजर के ऊपर ले आया था जिसका उपयोग वह सोलस के टावर फॉर्म के लिए करता था। हमने अनगिनत बार जंगल में प्रशिक्षण लिया है, यहां कुछ भी डरावना नहीं है। मुझे क्यों ची? हे भग! उसकी चीख लत के हाथ से दब गई थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी अंगूठी रिंग को एक छोटी इमारत में बदलते देखना काफी चौंकाने वाला था। उसकी वजह से, अब क्या तुम मुझसे शांत रहने का वादा कर सकती हो? वरना मेरा हाथ वहीं रहना पड़ेगा। टिस्टा ने सिर हिलाया, बार बार टावर से अपने भाई की ओर मुड़कर देखा। क्या ये एक मेज टावर? हाँ, अब अंदर आओ, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जैसे ही वे अंदर चले, एक तरबूज के आकार की चमकीली पीली प्रकाश की किरण विस्प ने भाई बहन का स्वागत किया। टिस्टा ने सहज रूप से एक रक्षात्मक डिफेंसिव स्पेल पढ़ा, लेकिन लत ने उसे रोक दिया। टिस्टा, मुझे तुम्हें सोलस से मिलवाने दो। सोलस, ये टिस्टा है। टिस्टा, आखिरकार तुम्हें जानकर अच्छा लगा। सोलस की चांदी जैसी आवाज ने टिस्टा को हक्का बक्का जोर फॉल टू द ग्राउंड कर दिया। टावर बोलता है, यदि लत ठीक उसके बगल में नहीं होता और ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा होता जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वह चीखते हुए भाग जाती। हाँ, वो बोलती है। साथ ही उसका एक नाम है, जब तक कि तुम अपने शिष्टाचार पूरी तरह से नहीं भूल गई हो। लत ने आह भरी। इस गति से अवेकनिंग प्रक्रिया का उल्लेख करने से पहले ही सूरज डूब जाएगा। क्या पहलोरिया जानती है तुम्हारी टावर गर्लफ्रेंड के बारे में? टिस्टा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई द्वारा सबसे छिपाए गए रहस्यों से अधिक हैरान हो या गुस्से में। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। दोनों एक साथ चिल्लाए। साथ ही, नहीं, मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि तुम जानती हो, पौराणिक कलाकृतियां, लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में रहती हैं जो उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए पर्याप्त मूर्ख हो। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं शायद तुम्हें तब तक नहीं बताता जब तक तुम एकेडमी पूरी नहीं कर लेती। मुझे अब ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के लिए सोलस मेरे पास सबसे अच्छा मौका है। क्या कहा तुमने? टिस्टा के पास अभी भी सैकड़ों सवाल थे, लेकिन लत के आखिरी शब्दों ने उसे अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। लत ने अगला घंटा टिस्टा को फेक मैजिक, ट्रू मैजिक और अवेकनिंग प्रक्रिया के बारे में समझाने में बिताया। वो अपने भाई पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती थी, फिर भी सोलस से मिलने के बाद भी टिस्टा के लिए इतनी बड़ी जानकारी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। फिर लत ने उसकी आंखों के सामने T1 से 5 तक के सभी पूरी तरह से साइलेंट स्पेल्स चलाए। टिस्टा हौंफने लगी, पूरी मोगर दुनिया ही उलट पुलट हो रही थी। वो तनाव के कारण हाइपरवेंटिलेटिंग करती रही जब तक कि सब कुछ काला नहीं हो गया। क्या वो बेहोश हो गई है? लत ने पूछा। हाँ, बहुत बुरा हुआ कि हम अच्छा बनने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। सोलस ने बर्फ जैसा ठंडा पानी निकाला और टिस्टा के चेहरे पर छिड़क दिया।
ओह भगवान, मैंने कितना अजीब सपना देखा। जब टिस्टा ने लित और सोलस को फिर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था। लत उसके बगल में जमीन पर बैठा था, उसे शांत रखने के लिए अपना हाथ उसके कंधों पर रखा हुआ था। क्या मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो झूठ है फिर? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। नहीं, ये बहुत अधिक जटिल सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बारे में सोचो, हमारे और मैजिकल बीस्ट्स के पास दो अलग अलग प्रकार के जादू होना कोई मायने नहीं रखता। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही चीजें खाते हैं। जादू क्यों अलग होना चाहिए? लत ने जवाब दिया। मेरे साथ क्या गलत है? क्या मैं मरने वाली हूं? उसने गम की तलाश में लत को गले लगा लिया। टिस्टा इतनी सदमे में थी कि उसने अभी तक खुद को पानी से सुखाया भी नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है और तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो। लत ने पानी गायब कर दिया और सोलस से टावर में गर्मी बढ़ाने के लिए कहा। फिर भी सफल होने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ अज्ञात कारक फैक्टर्स हैं जिनका मुझे अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम्हारी पूरी तरह से ईमानदार होने की जरूरत है। हीरो बनने की कोशिश मत करना। अगर कुछ भी अजीब या दर्दनाक महसूस हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। अजीब कैसे? टिस्टा शर्मा गई। तुम्हें जीवित और स्वस्थ रखने के लिए मैंने कम उम्र से ही तुम्हारे शरीर से अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज हटाई हैं। जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हारी अवेकनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसने चीजों को तुम्हारे लिए आसान बनाया या कठिन। साथ ही तुम्हारे पास एक ब्राइट ग्रीन कोर है। अब तक मेरे एकमात्र सफल प्रयोगों में सायान कोर्स शामिल हैं। लत ने आह भरी। रुको, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारे पास भी एक ग्रीन कोर था? तुम्हारे और मेरे बीच क्या अंतर है? अंतर मेरा जल्दी अवेकन होना है। मेरा शरीर एक मैजिकल बीस्ट की तरह विकसित हुआ। मैं ताकत में धीरे धीरे बढ़ा, इसलिए मेरे शरीर को अनुकूल होने के लिए आवश्यक सारा समय मिला। तुम्हारा शरीर सीधे एक सुप्त डोमेंट ग्रीन कोर से एक सक्रिय एक्टिव सायान कोर की ओर जा रहा है। ये या तो तुम्हें मार सकता है या तुम्हें अबोमिनेशन में बदल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लत ने उसे कसकर गले लगाया, उसके माथे को चूमा। उसे खोने का विचार असहनीय था। अगर वो मेरी वजह से मर गई तो मैं कभी भी खुद के साथ नहीं जी पाऊंगा, लत ने सोचा। तुम्हारे बिना वो मर चुकी होती, सोलस ने टोका। अब उसे तहखाने बेसमेंट में ले जाओ, हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। लित ने टिस्टा को उठने में मदद की और निर्देशानुसार किया। उसने उसे समझाया कि कैसे अवेकनिंग में आमतौर पर अशुद्धियां माना कोर तक पहुंचती हैं, जिससे कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो कोर और शरीर दोनों को मजबूत बनाती है। मुझे अभी भी विवरणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अशुद्धियों को बाहर निकालना प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। शोधन रिफाइनिंग के दौरान शरीर एक परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है जो मनुष्य के जीवन के दौरान सामान्य रूप से विकसित होने वाली किसी भी कमी फ्लॉ को ठीक करता है। अगर मैं सही हूं तो कोर जितना मजबूत होगा, शरीर को उतनी ही अधिक कमियों को ठीक करने की आवश्यकता होगी। यह एक अविश्वसनीय रूप से नाजुक प्रक्रिया है, जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति पर बॉडी स्कल्पटिंग का उपयोग करना। इसलिए शरीर बहुत अधिक तनाव से गुजरता है और यदि वो सामना करने में असमर्थ है तो अंतिम परिणाम मृत्यु है। सिद्धांत रूप में तुम बहुत कम खामियों इम्परफेक्शंस के साथ बड़ी हुई हो। इससे चीजें आसान होनी चाहिए। क्या होगा अगर तुम गलत हो? टिस्टा ने पूछा। तो तुम्हारी अशुद्धियों को हटाकर मैंने तुम्हारी किस्मत खराब कर दी है। भाई बहन डर से कांप गए, लेकिन टिस्टा ने लित का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मुझे क्या करना है? लत उसे टावर के तहखाने में माना गीजर के सबसे निकटतम बिंदु पर ले आया। फिर उसने उसे इन्विगरेशन और एक्यूमुलेशन दोनों के बारे में समझाया, जबकि सोलस ने हवा को पूरी तरह वर्ल्ड एनर्जी से भर दिया। यदि तुम अपनी अवेकनिंग से पहले एक्यूमुलेशन सीख लेती हो तो हमें अंदाजा हो सकता है कि तुम्हारा शरीर तैयार है या नहीं। यदि तुम्हें कोई असुविधा महसूस नहीं होती है तो यह एक बहुत अच्छा संकेत होगा। इसके बजाय यदि तुम इन्विगरेशन सीख लेती हो तो यह कुछ भी गलत होने की स्थिति में तुम्हें जीवित रहने में मदद कर सकता है। टिस्टा गर्म पत्थर के फर्श पर पालथी मारकर क्रॉस लेग बैठ गई, गहरी सांसें ली और लत के निर्देशों का पालन किया। वो डरी हुई थी लेकिन साथ ही उत्साहित भी। उसने अपने भाई के करीब महसूस करने के लिए जादू का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन अब यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसे एक मेज होना पसंद था और कुछ बड़ा होने का हिस्सा बनने के विचार ने उसे खुशी से भर दिया। कमरे में उच्च माना घनत्व डेंसिटी ने उसकी त्वचा में गुदगुदी की। वो लगभग अपने चारों ओर ऊर्जा को चलते हुए अपने शरीर में रिसते हुए महसूस कर सकती थी। एक जीवित टावर, ट्रू मैजिक और ऐसे रहस्य जिन्हें बीस्ट्स के अलावा कोई नहीं जानता। मां सही हैं।
लत के जन्म के बाद से जीवन वास्तव में एक परियों की कहानी, फेरी टेल में बदल गया है। अब मुझे समझ में आया कि उसकी क्षमताओं के बारे में इतनी गोपनीयता क्यों थी और वह उसे कैसे ठीक करने में कामयाब रहा, जिसके खिलाफ नाना भी असहाय थी। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसके बिना मैंने अपने बचे हुए कुछ साल अपने बिस्तर पर तड़पते हुए बिताए होते, टिस्टा ने सोचा। फिर भी अपने पिछले जीवन को याद करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या कुछ गलत है? लत ने जैसे ही देखा पूछा। मैंने खुद से झूठ बोला, टिस्टा ने कहा। मुझे बहुत सारे पछतावे हैं। मैं डरी हुई हूं और मैं मरना नहीं चाहती। पहले वाक्यांश ने लत को चकित कर दिया, बाकी ने उतना नहीं। हम एक ही बात सोच रहे हैं। अब सांस लेती रहो और मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। टिस्टा ने जवाब देने से पहले नाक से कुछ गहरी सांसें ली। मुझे गर्मी और गुदगुदी महसूस हो रही है। क्या ये सामान्य है? हाँ, लत ने झूठ बोला। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सामान्य है? मैं पहली बार किसी इंसान की अवेकनिंग करवा रहा हूं। जब तक उसे दर्द महसूस नहीं होता तब तक यह एक अच्छा संकेत है, उसने सोचा। घंटे बीत गए। लित केवल समय समय पर टिस्टा और सोलस पर नजर रख सकता था। उनमें से कोई भी ध्यान खोने या थकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब तक टिस्टा की अवेकनिंग शुरू नहीं हुई, लत ने जरूरत पड़ने पर उन्हें आराम करने देना बेहतर समझा। मुझे लगता है कि मैंने इन्विगोरेशन सीख लिया है, टिस्टा ने अचानक कहा। मैं अपने शरीर में माना का एक गर्म प्रवाह महसूस कर सकती हूं। क्या ये वर्ल्ड एनर्जी है? ये फेक मैजिक के साथ स्पेल चलाने से कितना अलग है। सांस लेने की लय, रिदम मत खो। लत ने उसे डांटा। जब प्रक्रिया शुरू होगी तो ये दर्दनाक होगी। यदि तुम लय खो देती हो तो इन्विगोरेशन काम करना बंद कर देगा। टिस्टा जवाब देना चाहती थी, लेकिन यह महसूस करते हुए कि लत बस उसके बारे में चिंतित था, वह इसके बजाय एक्यूमुलेशन की ओर बढ़ गई। अब वह अपने कोर के पास आने वाली अशुद्धियों की कल्पना कर सकती थी। जब भी वे छूती तो उसे चुभन का एहसास होता। टिस्टा लत को इसकी रिपोर्ट करने ही वाली थी कि एक बड़ी अशुद्धि उसके कोर से टकराई और उसमें विलीन मर्जिंग हो गई। दर्द ने उसके शरीर पर आक्रमण किया, जिससे उसकी एकाग्रता लगभग टूट गई। टिस्टा ने बचपन से कभी ऐसी पीड़ा महसूस नहीं की थी जब सांस लेना भी उसके लिए एक चमत्कार था। दर्द एक पुराना दोस्त था, इसलिए उसने दांत पीसकर और अपनी सांस लेने की लय खोए बिना उसका वापस स्वागत किया। ये शुरू हो गया है, सोलस ने कहा। एक के बाद एक अशुद्धियां टिस्टा के ग्रीन कोर तक पहुंची और अंदर जाने के लिए मजबूर किया। आक्रमण पर माना ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की, विदेशी वस्तुओं को मिटाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। लत इन्विगोरेशन के माध्यम से टिस्टा के शरीर के भीतर पदार्थ बनाम ऊर्जा, मैटर वर्सेस एनर्जी के एक छोटे पैमाने के युद्ध को देख सकता था। जैसे जैसे अधिक से अधिक अशुद्धियां अंदर जमा होती गईं, ग्रीन कोर धीरे धीरे काला हो गया। जैसे जैसे टिस्टा का कोर गहरा होता गया, दर्द बढ़ता गया, जब तक कि टिस्टा इसे और सहन नहीं कर सकी और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाई। लत जानता था कि दर्द सामान्य था, इसलिए उसने देखना जारी रखा। यह उसके साथ कई बार हुआ था। टिस्टा का माना कोर धड़कने लगा, सिकुड़ने और फैलने लगा जैसे कि वह फटने वाला हो। फिर उसने सायन माना की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी जिसने अपने भीतर और बाहर की अशुद्धियों को साफ कर दिया। लत देख सकता था कि माना उसके शरीर में ऐसे दौड़ रहा था जैसे वह अपना गुस्सा निकालने के लिए अशुद्धियों की तलाश कर रही हो। जब भी उसका सामना उनसे होता, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मांस और मांसपेशियां फट गईं, हड्डियां चटक गईं। यह ऐसा था जैसे टिस्टा के शरीर को अचानक खुद से घृणा हो गई हो और उसने शून्य से फिर से शुरू करने का फैसला किया हो। टिस्टा का दर्द अपने चरम पर पहुंच रहा था। लत देखता रहा और इंतजार करता रहा। शोधन, रिफाइनिंग की प्रक्रिया उसके अपने जैसी ही लग रही थी। वो केवल लाइट मैजिक से उसके दर्द को कम कर सकता था और जब भी उसके शरीर को बड़े पैमाने पर क्षति होती थी तो उसे अपनी लाइफ फोर्स का थोड़ा सा हिस्सा दे सकता था। यह न जानते हुए कि वास्तव में क्या सहायक था और क्या नहीं, वो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। खुद को लगी चोटों ने टिस्टा को मौत के कगार पर पहुंचा दिया। फिर भी वो लाभ से अधिक नुकसान होने के जोखिम के बिना उसे ठीक नहीं कर सका। लित और सोलस ने उसे स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, माना के प्रवाह के साथ चलते हुए ताकि उसकी गतिविधियों में बाधा न आए। ये प्रक्रिया मुश्किल से कुछ मिनट तक चली, लेकिन दोनों भाई बहनों के लिए यह घंटों के बराबर हो सकती थी। टिस्टा के रोमछिद्रों पॉज से काला चिपचिपा पदार्थ गू बाहर निकला, जिससे उसे एक ही समय में उल्टी हुई, रोना आया और अशुद्धियों का खून बहा। केवल जब आखिरी बूंद गिर गई तब टिस्टा का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। नुकसान का आकलन करते समय लत ने डार्कनेस मैजिक के साथ टार जैसे पदार्थ को नष्ट कर दिया। उसने मेरी तुलना में बहुत कम अशुद्धियां बाहर निकाली, फिर भी दर्द बहुत अधिक था, उसने सोचा। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले आपने केवल अशुद्धियों को बाहर निकाला था और आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत और दर्द के प्रति अधिक प्रतिरोधी रेजिस्टेंट हो गया था।
उसे शुरू से ही टूटी हुई हड्डियों को सहना पड़ा। दर्द असहनीय रहा होगा, सोलस ने उत्तर दिया। लत ने फिर से इन्विगोरेशन के साथ टिस्टा की जांच की। बेहोश होने के अलावा वो बिल्कुल ठीक थी। उसका कोर अब डीप सायन था और लगातार उस वर्ल्ड एनर्जी को अवशोषित अब्सॉर्बिंग कर रहा था जिसे सोलस ने तहखाने के अंदर निकाला था। सोलस, क्या तुम उसके लिए भी एक कमरा बना सकती हो? उसे सोने की जरूरत है और मुझे भी। लत भी थक चुका था। बारूदी सुरंग के पार दबे पांव चलना और जीवित बाहर निकलना उस काम से आसान होता जो उसने टिस्टा को जीवित रखते हुए उसके माना के रास्ते में न आने के लिए किया था। जरूर मैं कर सकती हूं। मेरा माना कोर अभी भी डीप ग्रीन हो सकता है, लेकिन ये काफी से अधिक है। पिछले 2 वर्ष के दौरान सोलस के माना कोर को और बढ़ाया गया था, जिससे वो टावर की पहली मंजिल को पूरा करने में सक्षम हो गई थी। सौभाग्य से उसे अभी तक शरीर जैसा कोई आकार प्राप्त नहीं हुआ था। मैं उसके कमरे में बिना रुके वर्ल्ड एनर्जी भी पंप करूंगी। इससे उसे तेजी से ठीक होने में मदद मिलनी चाहिए। सोने जाने से पहले लत टिस्टा को एक बिल्कुल नए कमरे में ले आया जो एकेडमी में उसके अपने कमरे की एक सटीक प्रतिकृति रेप्लिका थी। टिस्टा कई घंटों बाद जागी, ऐसा महसूस करते हुए जैसे किसी ने उसे घर तक पूरी तरह लात मारी हो। पहली चीज जो उसने देखी वह ये थी कि उसका शरीर अलग महसूस हो रहा था। वो तेज थी, मजबूत थी, लेकिन सबसे बढ़कर बदबूदार थी। क्या मैं किसी खुले गटर में गिर गई थी या क्या? उसने अपनी पोशाक उतारी, उसे एक कोने में फेंक दिया, फिर भी दुर्गंध कम नहीं हुई। या क्या? सोलस ने जवाब दिया, जिससे टिस्टा चौंक गई। उसे किसी के साथ की उम्मीद नहीं थी। अशुद्धियों का वह प्रभाव हो सकता है। मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हारे लिए स्नान बाथ तैयार किया है। सोलस को यह देखकर राहत मिली कि टिस्टा ठीक थी। वह अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा भी थी। अवेकनिंग के बाद टिस्टा की शारीरिक बनावट में बहुत बदलाव नहीं आया था, लेकिन ये सोलस के लिए उसे पहली बार नग्न देखना था। वह अब एक खूबसूरत महिला थी जो 1.76 मीटर लंबी थी और कमर तक लंबे सुनहरे बाल ऑबन हेयर थे जिनमें लाल रंग के कई शेड्स थे। जिस चीज ने सोलस को वास्तव में असहज महसूस कराया वह न केवल टिस्टा के 3 आकार 9-2D58-88 सेंटीमीटर थे, बल्कि उसके शरीर का सही अनुपात प्रोपोर्शंस भी था। मुझे यकीन है कि अनगिनत कलाकार उसकी समरूपता सिमेट्री को फिर से बनाने की कोशिश में अपना जीवन बिताने में खुशी महसूस करेंगे। सोलस ने टिस्टा के अंडाकार ओवल चेहरे और उसकी नाजुक विशेषताओं को देखते हुए सोचा, मेरे निर्माता की कसम, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो या तो मेरा आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम टूट जाएगा या मुझे उस पर क्रश हो जाएगा। तुम मेरे भाई को कब से जानती हो? टिस्टा ने सोलस को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए पूछा। लंबे समय से, जब वो 4 साल का था तब से। अब जब वो पानी और झाग में डूबी हुई थी, सोलस को सीधे सोचने में बहुत आसानी हो रही थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं? सोलस ने अपने माइंड लिंक के माध्यम से लत की राय पहले ही पूछ ली थी। वो पहले से ही बहुत कुछ जानती है, बाकी को साझा करने में कोई बुराई नहीं है। बस मेरे पहले 2 जीवन को तस्वीर से बाहर रखो और अपने पहले मानवीय मित्र का आनंद लो, उसका उत्तर था। टिस्टा और सोलस ने अपने बारे में, ट्रू मैजिक और भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में बहुत सारी बातें की। सोलस अक्सर उसे उनकी सबसे आसान लड़ाइयों की या उन एवॉल्व्ड बीस्ट्स की तस्वीरें दिखाती थी जिनसे उन्होंने दोस्ती की थी। एक बार जब मैं एकेडमी से स्नातक ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो मैं दुनिया देखना चाहती हूं। जब मैं छोटी थी तो लुटिया ही मेरा सब कुछ था, लेकिन अब यह एक पिंजरे जैसा लगता है, बिल्कुल मेरे घर की तरह जब मैं बीमार थी। मैं राजधानी देखना चाहती हूं, वे बड़े शहर जहां मैं व्हाइट ग्रिफिन के लिए हाउस कॉल्स के दौरान गई थी। मुझे पता है कि मैं जहां भी जाऊंगी लोग वही गधे एस ओलेज होंगे, लेकिन कुछ शहरों के दृश्यों ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे बारे में क्या, सोलस? मैं बहुत कुछ योजना नहीं बना सकती, उसने आह भरी। जल्द ही हम सेना आर्मी में शामिल होंगे, बस इतना ही मुझे पता है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि लत सेना में भर्ती क्यों होना चाहता है। क्या तुम मुझे समझा सकती हो? टिस्टा ने पूछा। यह मेरे कहने के लिए नहीं है। तुम्हारा बंधन कितना गहरा है? काफी गहरा। क्या तुम दोनों कभी अलग होते हो? मेरा मतलब है, जब छोटा भाई पहलोरिया के साथ था तब तुम कहां थी? क्या तुमने देखा या कुछ? टिस्टा के सवाल ने विस्प को बिल्कुल लाल कर दिया। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने हमेशा उन्हें उनकी गोपनीयता दी। जरूरत पड़ने पर मैं खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर सकती हूं। ओह, लत अभी जाग गया है। उसे यह जानकर खुशी होगी कि तुम ठीक हो। सोलस ने जल्दी से विषय बदल दिया। पतली हवा से एकेडमी की यूनिफॉर्म की एक प्रतिकृति रेप्लिका को साकार किया। मैं तुम्हें अपनी पसंद की कोई भी पोशाक दे सकती हूं, लेकिन तुम उन्हें बाहर नहीं ले जा सकती। मेरी रचनाएं टावर की दीवारों के बाहर गायब हो जाती हैं, उसने समझाया। टिस्टा ने अपने नए कपड़े पहनने से पहले अपने हाथ के एक झटके से खुद को सुखा लिया। वो बिना खटखटाए लत के कमरे में दाखिल हुई। वह एक ही समय में सिल्वर विंग्स हेक्साग्राम और एक अन्य असंभव अरे का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
वह क्या है? टिस्टा लत के दाहिने हाथ से निकलने वाले चांदी के घेरे के भीतर खुदे हुए 6 कोने वाले तारे का जिक्र कर रही थी। यूरियस हेक्साग्राम, लत ने उत्तर दिया। कुछ ऐसा जिसे उसने सिद्धांतित, थियराइज्ड किया था और मैं इसे हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। मुझे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। साथ ही मैं नग्न भी हो सकता था। हाँ, ठीक है। जब हम बच्चे थे तब भी तुम हमेशा अपने कपड़ों के साथ नदी में तैरते थे और जब भी तुम कपड़े बदलते थे तो तुम्हारा दरवाजा हमेशा बंद रहता था। तुम्हें असुरक्षित, वल्नरेबल महसूस करने से हमेशा नफरत थी, छोटे भाई। क्या यही कारण नहीं है कि तुमने स्किनवॉकर आर्मर खरीदा था? उसने इशारा किया। बात तो सही है, लेकिन फिर भी लत ने मामला छोड़ दिया। उसने उसे ट्रू मैजिक की मूल बातें समझाना बेहतर समझा क्योंकि एलिना के चिंता करने से पहले घर जाने का समय लगभग हो गया था। अवेकन होने के बारे में ऐसी 2 चीजें हैं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, लत ने समझाया। पहली यह कि हमारा सीक्रेट किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। गालन महाद्वीप का इतिहास ऐसे मेजर्स और शोधकर्ताओं से भरा है जो इसके बारे में अपने सिद्धांतों को साझा करने की कोशिश करते समय दुर्घटनाओं में लापता हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वहां कितने अवेकन लोग हैं। अब तक मैं केवल नाली और फर्क से मिला हूं। मुझे उनकी प्रकृति का पता तभी चला जब उन्होंने ऐसा तय किया। दुर्भाग्य से एक नकली और एक सच्चे मेज के बीच अंतर बताने का कोई तरीका नहीं है। हमारे 2 प्रोफेसर्स अवेकन्ड हैं। इस खबर ने टिस्टा को चौंका दिया। हाँ, लत ने सिर हिलाया। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि न केवल तुम किसी को अपनी नई शक्तियों के बारे में नहीं बता सकती, बल्कि यह भी कि यदि कभी तुम्हारा पता चल जाए तो तुम्हें उन्हें मारना होगा। लत की आंखें और आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। उन्हें मार दूं? क्यों? इसके बारे में सोचो, लत उपहास से बोला। एक मेज एक हथियार है और इस नाते उसे सख्ती से विनियमित किया जाता है। एक अवेकन व्यक्ति हथियार और लंबी उम्र की चाबी दोनों है। तुम्हें क्या लगता है कि रईस और रॉयल्स ऐसी शक्ति पर अपना हाथ जमाने के लिए हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ क्या करेंगे? लत रुका और टिस्टा को उसके शब्दों पर विचार करने दिया। वह अब कोई नासमझ छोटी बच्ची नहीं थी। अकादमी उसके लिए एक चेतावनी थी। टिस्टा अब जानती थी कि दूसरों से क्या उम्मीद की जाए। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे समूह को भी नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता? लत ने अपना सिर हिलाया। फ्लोरिया को भी नहीं? नहीं। उसने नोटिस किया था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी, लेकिन पहलोरिया ने मुझे कभी उसे सच बताने के लिए मजबूर नहीं किया। यह उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से वह मेरे लिए इतनी कीमती थी। लत ने आह भरी। दूसरी चीज यह है कि हर बार जब तुम एक्यूमुलेशन या इन्विगरेशन का उपयोग करती हो तो तुम्हारा जीवन लंबा हो जाता है। दुनिया की एनर्जी को अंदर खींचकर तुम अपनी खुद की एनर्जी का कम से कम उपभोग करोगी, जिससे तुम सदियों तक जीवित रह सकोगी। इसका मतलब है कि तुम हमारे परिवार, अपने पति और बच्चों को मुरझाते और मरते हुए देखोगी जबकि तुम अभी भी 20 साल की दिख रही। मैं तुम्हें एक ऐसा विकल्प दे रहा हूं जो मेरे पास नहीं था। तुम या तो केवल ट्रू मैजिक का अभ्यास कर सकती हो और एक सामान्य जीवन जी सकती हो, या उन तकनीकों का उपयोग करके और अधिक मजबूत बन सकती हो लेकिन इंसानों से धीरे धीरे अलग हो सकती हो। मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे कुछ ताजी हवा की जरूरत है। टिस्टा उठी और लत के कमरे से भाग गई। इन सभी अचानक हुए खुलासों के कारण उसका सिर घूम रहा था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि टावर वास्तव में विशाल था, टिस्टा को ऐसा आभास हुआ कि दीवारें उस पर गिर रही हैं। जब वो दरवाजे से बाहर निकलकर परिचित ट्रोन के जंगलों में आए, तभी दुनिया में सामान्य होने का आभास हुआ। क्या तुम साथ चाहोगी या अकेले रहना पसंद करोगी? सोलस की आवाज ने उसे चौंका दिया, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। ओह सोलस, भगवान का शुक्र है कि तुम यहां हो। टिस्टा मुड़ी और उसने विस्प को गले लगा लिया। सोलस की खुशी का ठिकाना न रहा, उसकी बाहें पार नहीं हुई। वह वास्तव में टिस्टा के आलिंगन को महसूस कर सकती थी जैसे कि वह लित का हो। क्या हम टहल सकते हैं? ठंडे खून में हत्या और अमरता के बारे में उन सभी बातों ने मुझे वास्तव में डरा दिया है। एक अन्य इंसान द्वारा छुए जाने ने सोलस को भी डरा दिया था। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि टिस्टा को डराए बिना उससे क्या कहे। सोलस टिस्टा को ऐसे जानती थी जैसे वह उसकी अपनी बहन हो, जबकि टिस्टा उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। जरूर, लेकिन मैं टावर से बहुत दूर नहीं जा सकती। मैं जितनी दूर जाती हूं, विस्प उतना ही छोटा होता जाता है जब तक कि मुझे वापस अंदर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। सोलस ने अपनी आवाज को न कांपने देने की पूरी कोशिश की। मेरे निर्माता, हमारी पहली मुलाकात इससे बुरी नहीं हो सकती थी। पहले उसने मुझे ताक झांक करने वाला समझा, अब वो मुझ पर दया करेगी। मुझे स्थिति को संभालने के लिए कुछ स्मार्ट या मजेदार कहना होगा। टिस्टा टावर के चारों ओर और उससे दूर चली गई जब तक कि सोलस का विस्प एक टेनिस बॉल के आकार का नहीं हो गया। कई मिनटों तक वे चुप रहीं, केवल पत्तियों की सरसराहट और जंगल के पक्षियों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। वो स्थिति सोलस के लिए एक दुस्वप्न थी।
उसकी चेतना लत से इतनी दूर थी कि वह अब अपने दिमाग में उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही थी और साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह शांति कितनी अजीब थी। ओह भगवान, वो कुछ क्यों नहीं कहती? मुझे सन्नाटे की आदत नहीं है। लत का दिमाग हमेशा एक शोर शराबे वाली गड़बड़ी रहता है। क्या मुझे चुप्पी तोड़नी चाहिए या उसके खुलने का इंतजार करना बेहतर है? सोलस का पहला मानवीय संवाद वैसा नहीं था जैसा उसने हमेशा सोचा था। वो इतने लंबे समय से लत के दिमाग और भावनाओं से जुड़ी हुई थी कि उसे ये जानने की आदत नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। टिस्टा के हाव भाव उसके लिए अथाह थे। वह एक ही समय में चिंतित, घृणित और परेशान लग रही थी। सोलस घबराने लगी, ये सोचकर कि टिस्टा की चुप्पी सोलस को साथ लाने के विकल्प पर पछतावे के कारण थी। मैं बहुत उलझन में हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, सोलस? टिस्टा ने पूछा। मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। सोलस की आवाज उस पर पड़ रहे दबाव के कारण टूट रही थी। हालांकि मैं चाहूंगी कि तुम टावर के करीब आ जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि लत हत्या के बारे में सही है? वो तेज गति से चलती रही। कृपया टिस्टा, वापस आओ। एक और कदम और तुम पूरी तरह नग्न हो जाओगी। मेरे कपड़े याद है? सोलस चिल्लाई। उसका विस्प गायब होने की कगार पर था। टिस्टा ने अपनी मूर्खता को कोसा और जितनी जल्दी हो सके टावर की ओर चलने लगी। उसने देखा कि उसका शरीर पहले कभी इतना हल्का महसूस नहीं हुआ था। जहां तक हत्या की बात है, हाँ, मुझे लगता है कि वो सही है। सोलस ने आह भरी। विस्प अपने मूल आकार के आधे पर वापस आ गया था। शुरुआत में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन उन सभी चीजों ने जो लत और मैंने साथ मिलकर अनुभव की, मेरी सोच बदल दी। भले ही वो व्यक्ति जो तुम्हारा सीक्रेट जानता है एक अच्छा व्यक्ति हो, क्या तुम वास्तव में एक अजनबी को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में डालोगी? क्या तुम उन्हें तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए बंधक बनने का जोखिम उठाओगी? ऐसा कुछ भी नहीं है जो सत्ता वाले लोग अपनी सत्ता न खोने के लिए नहीं करेंगे, यहां तक कि स्लेव आइटम्स का उपयोग भी। क्या तुम गुलाम बनना चाहती हो? सोलस ने टिस्टा के सामने नल के हमले की कुछ तस्वीरें प्रोजेक्ट की। अराजकता और रक्तपात ने उसे अपनी आंखें फेरने पर मजबूर कर दिया। कृपया रुक जाओ, मैं समझ गई तुम्हारा क्या मतलब है। सोलस ने प्रोजेक्शन रोक दिया, जिससे टिस्टा को सोचने के लिए कुछ समय मिला। लंबी उम्र और ताकत के बीच तुम्हें क्या बेहतर लगता है? मेरा मतलब है, मैं जितनी मजबूत होऊंगी उतना ही लंबा जीऊंगी, लेकिन मुझे अकेले रह जाने का डर है। तुम पहले ही इतने लंबे समय तक जीवित रही हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सलाह है? सोलस अपने निर्णय पर इतने भरोसे से सम्मानित महसूस कर रही थी, बावजूद इसके कि वे अभी कुछ ही देर पहले मिले थे। ईमानदारी से कहूं तो नहीं, इस मामले में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पिछली सभी यादें खो दी, अन्यथा मैं बहुत पहले ही पागल हो गई होती। हालांकि एक चीज है जो मैं तुम्हें बता सकती हूं, तुम्हारा भाई और मैं भी अकेले होने से उतने ही डरे हुए हैं जितने तुम हो। लत हमेशा उस दिन के बारे में चिंता करता है जब वह तुम्हारी मृत्यु पर शोक मनाएगा, जबकि मैं उसके बारे में चिंता करती हूं। मैं लत को खोने से इतनी डरी हुई हूं कि उसके एक मजबूत दुश्मन से लड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाती हूं। मैं इस विचार से डरी हुई हूं कि वह बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा, जबकि मुझे एक नए होस्ट की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।